Hello aspirants, welcome to Judiciary Point. Today we present to you the basic overall idea about what are judiciary preparations, how to go about it, and एक general सा idea मैं आपको देती हूँ यहाँ पे about judiciary preparations. First of all, एक वो famous dialogue है कि हमें लड़ाई के पहले दुश्मन टीम की ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए. ऑन दोज लाइन्स ओनली हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जिससे फ़ाइट कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या. अगर आप जुडिशरी के लिए तैयारी करने के मूड में हो या फिर आप उसके लिए अपना सब कुछ देना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द स्टेट्स कि आपको कौन सी स्टेट में जज बनना है. अनलाइक यूपीएससी जो कि पैन इंडिया लेवल पे सेंट्रली गवर्नड एग्ज़ाम है, जो जुडिशरी के एग्जामिनेशंस हैं दे आर स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम्स. दे आर कंडक्टेड बाय द स्टेट, आइदर द हाई कोर्ट, द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द हाई कोर्ट और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस. तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर आप एमपी में जज हो तो भी आप जज हो, अगर आप छत्तीसगढ़ में जज हो तब भी आप जज हो, अगर आप बिहार में जज हो तब भी आप जज हो. तो इट डज़ नॉट रियली मैटर कि आप कहाँ पे जज बन रहे हो. यू हैव टू डू द जॉब ऑफ जजिंग एंड जस्टिसिंग टू योर लेवल बेस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर टारगेट स्टेट्स एज आई हैव रिटन द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि आपको अपने टारगेट स्टेट्स पता होने चाहिए. इसके लिए आपको क्या करना है कि जो सिमिलर पैटर्न के एग्जामिनेशंस हैं, जैसे मैंने लिखा है कि हरियाणा एंड दिल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड माइंड लगाने वाले माइंड एंग्रोसिंग क्वेश्चंस होते हैं यहाँ के. एमपी एंड छत्तीसगढ़ क्योंकि ये पहले एक ही स्टेट थे, देन दे स्प्लिट अप, तो इन लोगों का भी एग्जामिनेशन पैटर्न्स. झारखंड बिहार मोर थ्योरी ओरिएंटेड इनके पेपर्स वैसे होते हैं. तो जस्ट फर्स्ट सी कि आपके टारगेट एरियाज़ क्या हैं. ठीक है, अगर आपको इंटरनेशनल लॉ, लीगल करंट अफेयर इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, जूरिस्प्रूडेंस वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो यूपी कैन बी अ स्टेट विच यू कैन टारगेट. अगर आपको जीके जीएस पे कमांड है, जो कि वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मेकिंग पॉइंट होता है, तो गो फॉर स्टेट्स लाइक बिहार एंड यूपी. तो सबसे पहले आप अपने टारगेट स्टेट्स फाइनलाइज कीजिए. सेकेंड, नो द सिलेबस. जैसे ही आपने अपना स्टेट फाइनलाइज किया, एंड दिस विल गो हैंड इन हैंड, दीज आर नॉट टू डिफरेंट स्टेप्स, दीज आर जस्ट वन स्टेप ऑल टुगेदर. कि आप फिर सिलेबस देखिए कि उस पेपर में कितना, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, राइट. उसके बाद एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर्स एटलीस्ट 5 years टू से द लीस्ट. अदरवाइज यू शुड एनालाइज एज मच एज पॉसिबल. आपको पिछले 10 साल के जो पेपर्स हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, वो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको वो याद होने चाहिए, बट अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आता है कुछ समथिंग ऑन दोज लाइन्स, तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव स्टडीड, दिस इज समथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखो पास्ट ईयर पेपर्स में से आइडिया क्या लगता है आपको, एग्जामिनर के दिमाग का आइडिया लगता है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपके किस पार्ट को टेस्ट करना चाह रहा है. एंड दूसरा फ़ायदा क्या है, जो बहुत अच्छा फ़ायदा है, कि अगर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो उनके लिए. यू ऑलरेडी नो द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, करेक्ट. सो एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर्स टू से द लीस्ट फॉर बिगिनिंग. आई विल से 5 years बट 10 years. ठीक है. उसके बाद हैव अ मेन सेंट्रिक अप्रोच, दैट इज़ सब्जेक्टिव अप्रोच. जैसे कि आपको पता है कि 3 phases में होता है ये एग्जामिनेशंस: प्री, मेंस, इंटरव्यू. प्री इज़ द MCQ बेस्ड, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. मेंस इज़ द सब्जेक्टिव विच इज़ द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, एंड द इंटरव्यू बाय द पैनलिस्ट. अब आपका मान लीजिए आपका जो जैसे मेन सेंट्रिक अप्रोच है, विच मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, आपको थ्योरी आनी चाहिए. जो प्री सेंट्रिक अप्रोच होता है उसका मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ बेयर एक्ट आनी चाहिए. तो अगर आपको सिर्फ बेयर एक्ट आएगी तो आप थ्योरी नहीं लिख सकते बाद में, अगर आप क्लियर कर भी लेते हो. लेकिन अगर आपको थ्योरी आएगी विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम द बेयर एक्ट, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है. आपको फिर जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस या फिर जो कि जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस वाले सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट एरियाज़ के बाद, जो नॉर्मल मिसलिनियस पार्ट बचता है, सिर्फ उसको गो थ्रू करना है. क्यों? क्योंकि आप मेन सेंट्रिक अप्रोच की वजह से थ्योरी पढ़ने और कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाने की वजह से, उस पर टाइम डिवोट करने की वजह से जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको आप पहले ही पढ़ चुके हो. ठीक है. नेक्स्ट, कीप रिवाइजिंग द बेयर एक्ट्स.
डिग्लॉट प्रेफर्ड, डिग्लॉट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। डिग्लॉट बेयर एक्ट्स वो होती हैं जिसमें एक साइड इंग्लिश पार्ट होता है एंड दूसरी साइड हिंदी पार्ट होता है। तो मैं डिग्लॉट इसलिए प्रेफर करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ट्रांसलेशंस में लीगल वर्ड्स की जो नॉलेज है वो आपकी एनरिच कर देता है डिग्लॉट। ठीक है, आपको इंग्लिश तो पता है कि यार इंग्लिश में ये है, लेकिन अगर आप उसका अगर मन नहीं किया या फिर यूं ही पलट रहे हैं पेजेस, तो अगर आप उसका हिंदी वर्जन में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह जाएगा और वो आपको ट्रांसलेशंस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग रीविजिटिंग द बेयर एक्ट्स, रिमेंबर द कीवर्ड्स। आपको देखिए, उनको पता है कि वो इंसान के टेस्ट ले रहे हैं, जो बोर्ड है वो मशीन्स के या रोबोट्स के टेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो आपको वर्बैटिम एज इट इज़ बेयर एक्ट में जो सेक्शन में प्रोवाइडेड है वो याद नहीं करना है, नहीं, आपको उसका सेंस याद करना है कि वो कहना क्या चाह रहा था, आपको उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद करने हैं। ठीक है, तो वो एज इट इज़ आपको नहीं याद करना, आपको कीवर्ड्स याद करने हैं। ठीक है, तो वो आपका अप्रोच होना चाहिए। एंड हैव अ मेंटल चार्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन योर हेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि रेस जुडिकाटा, सो यू शुड नो कि अच्छा रेस जुडिकाटा में ये चीज़ है, इसमें इतने एक्सप्लेनेशंस हैं, ये वाला एक्सप्लेनेशन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करता है, ये इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। एक मेंटल चार्ट प्रिपेयर होना चाहिए एंड दैट विल हैपन व्हेन यू विल हैव अ मेन सेंट्रिक अप्रोच, करेक्ट। सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट अबाउट जुडिशरी प्रिपरेशंस कि आप बहुत क्लियर होने चाहिए अपने कॉन्सेप्ट से, अपने लॉ पॉइंट से, उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो लैंडमार्क केस हो, चाहे कोई वो रीसेंट लीगल डेवलपमेंट हो बाय सुप्रीम कोर्ट और एनी ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स मॉक्स आर अनमिसेबल। मान लीजिए कि आपने खूब सारा लॉ पढ़ लिया, बार बार पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने एक टाइम बाउंड फैशन में उसको टेस्ट नहीं किया, उसको एक्सरसाइज नहीं किया, अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डाला कि यार सेक्शन 3 में क्या था, तो फिर उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है। आपको लगेगा बिना पेपर दिए कि नहीं यार मुझे तो सब आता है, लेकिन जैसे ही आप पेपर देने बैठेंगे वैसे ही आपको लगेगा कि यार अभी तो सारा लॉ एक साथ पूछ लिया है, अब मैं क्या करूँ। इस चीज़ से बचने के लिए मॉक्स बिकम अनमिसेबल। आपकी प्रैक्टिस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट की, सेकेंड ऑफ ऑल रेपिटेटिव क्वेश्चंस देख के आपको आदत होती है कि अच्छा किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो जो भी आप स्टेट टारगेट कर रहे हैं उस स्टेट सेंट्रिक और इन जनरल द लॉ सेंट्रिक, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, चाहे वो सेक्शन वाइज हो, जैसे भी आपको टेस्ट देने में ईजी हो, वैसे कन्वीनियंट हो, वैसे ईजी तो नहीं बोलूँगी, तो वैसे आप मॉक्स दीजिए। वंस यू आर डन विद द सब्जेक्ट और यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट और एनीथिंग विच इज़ कम्प्लीटली ऑन यू, आप उस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद, वो पूरा एरिया कवर करने के बाद प्लीज़ मॉक्स दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एज मच एज पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत कह सकते हैं आलस भरा सोच के स्टेप है, बहुत मेहनत लगती है यार आंसर राइटिंग, बट आप खुद सोचिए। एंड इनफैक्ट आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू देखेंगे उसमें काफ़ी लोग ये बात कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो मेंस का पेपर है वो आप पूरा ख़त्म करें। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नो क्वेश्चन शुड गो अनअटेम्प्टेड, करेक्ट। क्योंकि अगर आपका पेपर मान लीजिए आपका 5 मार्क का छूटता है या 10 मार्क का छूटता है, मान लीजिए कि आपका 8 मार्क का कोई क्वेश्चन छूटता है, वील गो मिडवे। अब वो 8 मार्क का तो छूटा ही छूटा, बाकी जो आपने लिखा है उसमें भी तो गलतियाँ निकलेंगी ना कुछ ना कुछ। ऐसा थोड़ा है कि हर क्वेश्चन में आपको बहुत मतलब अमेजिंग ही मार्क्स मिलेंगे या फुल ही मिलेंगे। सो इसलिए मेंस में आपका ये अप्रोच होना चाहिए कि आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इसके लिए आफ्टर यू आर डन विद अ कॉन्सेप्ट और अ सेक्शन और एनी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लॉ, तो आप उसके मॉक्स MCQs वाले दीजिए और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, यार इस वाले कॉन्सेप्ट में से ये क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन तो मेरे स्टेट में भी पूछे गए हैं पास्ट ईयर पेपर्स में, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आंसर्स प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, उसके बाद कीप टारगेट्स फॉर योर सेल्फ, स्टार्ट विद माइनर्स एंड कन्वर्ट देम इनटू मेजर्स। इसका मतलब क्या है, आप एक दिन बैठेंगे और सोचेंगे कि 2 दिन में मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं आज पहले 10 सेक्शन करता हूँ, उसके बाद मैं कल 12 सेक्शंस करूँगा, उसके नेक्स्ट डे मैं 15 सेक्शंस करूँगा, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ स्टिल अप्रोचेबल, विच इज़
मतलब इन कंपैरिजन डूएबल, क्योंकि आपके दिमाग में एक माइनर टारगेट है विच इज़ द फर्स्ट 10 सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जो भी आपको कि आज मैं कम्युनिकेशन करूँगा, या आज मैं रेवोकेशन करूँगा, या मैं आज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स करूँगा, आज मैं एजेंसी करूँगा या करूँगी व्हाटएवर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और आपको लगेगा पहले तो यार कि यार शिट आज तो इतना कम किया, बट अब जब क्यूमुलेटिवली देखेंगे उस चीज़ को तो आपने बहुत किया होगा। बिकॉज जो फर्स्ट रीडिंग है इट विल टेक टाइम, जो सेकेंड रीडिंग है इट विल टेक मच लेसर टाइम। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको पहले मतलब जो मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ कि माइनर्स एंड मेजर्स में डिवाइड कीजिए, तो वो आपके माइनर्स ही क्यूमुलेटिव होके मेजर रोल प्ले करेंगे, मेजर चीज़ें बनेंगे। सो प्लीज़ हैव, चाहे आपका यही टारगेट हो कि आज मुझे एक ट्रांसलेशन करना है इन माई स्पेयर टाइम, या फिर एक लीगल ऐसे पढ़ना है, वो है एक माइनर चीज़, लेकिन वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ में आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही है, आपको मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही है, एंड यू नो आपका जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। सो प्लीज़ हैव माइनर टारगेट्स, एंड देन slowly and gradually, as and when you come into the flow of the subject, you turn into major targets। ठीक है। नेक्स्ट, constant revision is the key। अगर आपने आज मान लीजिए आपने CPC ख़त्म करी और या वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे CPC बहुत समझ में आ गई, मुझे बहुत अच्छे से प्रोसीजर समझ आ गया, कोई सा भी क्वेश्चन तुम डिक्री ऑर्डर का डिफरेंस पूछो या तुम रिविजन अपील का डिफरेंस पूछो, किसी का सेक्शन पूछो, मुझे सब आता है, बट वो आपका स्टेट 15 दिन बाद नहीं होगा। 15 दिन बाद वो जो CPC आपने पढ़ी थी वो उतना स्ट्रांगली आपके दिमाग में नहीं बैठी होगी। सो प्लीज़ मेक दिस अ रूल कि मैं कोई भी सब्जेक्ट को मोर देन 10 डेज़, 12 डेज़, 15 डेज़, जो भी आपका रिटेंशन कैपेसिटी है उससे ज़्यादा दूर नहीं रखूँगा। चाहे मैं उसे पूरा पूरा वापस से रिवाइज़ ना करूँ, लेकिन मैं उसे एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लूँगा। ठीक है। सो तो कॉन्स्टेंट रिविजन बिकम्स द की। उसके बाद डू नॉट स्किप न्यूज़पेपर्स, मार्क द इम्पॉर्टेंट एरियाज एंड मेक नोट्स इफ पॉसिबल। सी, आपका प्री का जो सिलेबस है वो डिफाइंड है, आपका जो मेंस का सिलेबस है वो डिफाइंड है, बट इंटरव्यू का सिलेबस कहीं डिफाइन नहीं है। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप एक जज बनेंगे। देखिए अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, कहीं पे वो GS पूछ रहे हैं सिलेबस में, कहीं पे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहे हैं, कहीं पे वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एज अ जज यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग विच इज़ गोइंग अराउंड यू। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना रोज़ एज अ डेली हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो प्लीज़ डेवलप दिस हैबिट। एंड द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। उसका जो एडिटोरियल है वो तो अनमिसेबल है, एंड बाकी उसमें बहुत सारे लीगल पॉइंट्स को भी वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो प्लीज़ मेक इट अ डेली हैबिट कि आप रोज़ हाफ एन आवर और 45 मिनट्स न्यूज़पेपर को दे रहे हैं। वो आपका लैंग्वेज जो इंग्लिश फ्लुएंट करना है, या आपकी जो लैंग्वेज है उस पर एक एक्स्ट्रा एज देता है, कमांड देता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ द मास्टर की। अगर आपको पता है कि अगर आपको लगता है कि आपका हैंडराइटिंग स्लो है तो आप उसे फास्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको पता है कि आपका हैंडराइटिंग फास्ट है तो आप टाइमली मॉक्स दीजिए और उसमें ये देखिए कि यार मैं आंसर तो कंप्लीट कर ले रहा हूँ या कर ले रही हूँ, मैं इस आंसर को और अच्छा कैसे बनाऊँ। करेक्ट। तो टाइम मैनेजमेंट बिकम्स अ की। So please practice in whatever areas you are lacking, but make sure that you are somebody who finishes the paper in time. And there is no shit यार मुझे ये क्वेश्चन आता था, मैं क्यों नहीं अटैम्प्ट कर पाया या कर पाई, मेरे पास क्यों टाइम नहीं बचा। Do not give yourself that regret. Correct. Next, keep in touch with recent judgments. If possible, note them in handy copy. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लॉ रिलेटेड, जैसे लाइव लॉ की न्यूज़ है, बार एंड बेंच की न्यूज़ है, जो हम बुक मार्क कर देते हैं कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब टाइम होगा तो मैं इसे देखूँगा, बट वो कभी नहीं होता। तो इसलिए जो रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स हैं उस पर एक नज़र रखिए। जैसे अभी कर्नाटका हिजाब जजमेंट में स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, तो देखिए कि मतलब ऊपर ऊपर से ही देखिए कि उसमें लॉजिक क्या दिया है, उनका लीगल रीजनिंग क्या है, जजेस का क्या क्वेश्चन इशू ऑफ लॉ था जो रेफ़र हुआ था, अब जो उन्होंने रेफ़र किया है हायर बेंच को उसमें क्या इश्यूज़ होंगे। सो प्लीज़ जो आपके लीगल डेवलपमेंट्स हैं आप जज बनेंगे, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट इवन इफ़ यू डोंट लाइक इट। सो प्लीज़ कीप इन टच विद द रीसेंट जजमेंट्स एज मच एज पॉसिबल। नो द लैंडमार्क केसेस। देखिए लैंडमार्क केस, अगर आपको रिसेंट कोई केस नहीं भी पता कोई बात नहीं,
जो लैंडमार्क केसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एविडेंस में, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में शरद बिल्डीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लैंडमार्क जजमेंट है। अगर एविडेंस का वो क्वेश्चन पूछते हैं इन्हीं लाइंस पे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, या उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं ना कि यार शरद बिल्डीचंद शारदा तो इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, क्या इस कैंडिडेट को वो पता है। मान लीजिए कि मतलब इट्स लाइक अगर आप वो लिख देंगे तो इट विल ब्यूटिफाई योर आंसर। लैंडमार्क केसेस आर अनमिसेबल, वो एक टाइम पे एक लीगल प्रेसिडेंट सेट कर चुके हैं जो उस टाइम से इतने सारे कोर्ट्स ने फॉलो किया है। सो नोइंग द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ कोर्स बिकम्स एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन, जुडिशरी प्रेपरेशन। अब कीप मेंटली रिवाइजिंग द सेक्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स। देखिए, एट एवरी पॉइंट इन टाइम ऑफ योर डे, मोस्टली नॉट एवरी, बिकॉज उससे फिर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोचते रहना चाहिए कि यार सेक्शन 16 पढ़ा था मैंने, इसका वो क्या था, अच्छा कंसेंट में क्या था। मतलब आप अपने दिमाग में एक दुनिया में जी रहे हो विच इज़ रिलेटेड टू योर एम, विच इज़ रिलेटेड टू योर गोल, कि हाँ यार मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इसके लिए लॉ पता होना चाहिए, और मुझे ये लॉ, आई जस्ट रिवाइज्ड, मुझे ये लॉ पता है, ठीक है। तो मेंटल रिविजन्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज द नॉर्मल फिजिकल रिविजन्स, ठीक है, जो आप कॉपी खोल के करते हो। सो प्लीज़ कीप मेंटली रिवाइजिंग द सेक्शंस एंड द कॉन्सेप्ट्स। द कॉन्सेप्ट्स अगेन ये इसी का पार्ट है। फॉर लॉ सब्जेक्ट्स मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। लाइक आई सेड कि एक मेंटल चार्ट प्रिपेयर होना चाहिए आपके दिमाग में कि अच्छा अगर कोई बोलेगा FIR तो आप बोलोगे हाँ CRPC में है, इस सेक्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना होता है इन्फॉर्मेंट को। अगर नहीं FIR रजिस्टर किया है तो क्या उसके पास ऑप्शंस बचते हैं, फिर ललिता कुमारी में क्या होल्ड किया था, वो सब आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो फॉर लॉ सब्जेक्ट्स द कॉन्सेप्ट्स शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, कि वो आपको उस एरिया में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछें आपको वो आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बी एक्टिवली प्रेजेंट एंड फोकस्ड वाइल स्टडिंग। अगर आप बुक खोल के सिर्फ बैठ रहे हैं सो इट्स नो गुड। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि हम जब जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं तो हम ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, हम किसी बेसिक लेवल एग्जामिनेशन या 12th के बाद वाला एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ हमारी जिस पर डिपेंड करेगी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो डू नॉट गिव योर सेल्फ एन एक्सक्यूज़ कि आज तो मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी, वेरी यू नो कि आपने शायद 6 घंटे पढ़ाई करी और 2 घंटे आप सिर्फ बुक खोल के बैठे थे। बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड डू योर सेल्फ एनालिसिस, बी एक्टिवली प्रेजेंट वाइल यूर। बहुत बार ऐसा होगा, लाइक आई सेड मेंटल रिविजन वाली बात पे, कि आपने मान लीजिए 8 घंटे पढ़ाई नहीं करी, आपने 6 घंटे बुक खोल के उसमें से रिविजन किया, कॉन्सेप्ट्स पढ़े, एंड देन बाद में आपने 3-4 घंटे सोचते सोचते आप ब्रश कर रहे हैं या टेकिंग अ बाथ और या जस्ट टेकिंग अ वॉक, उस टाइम पे आप रिवाइज कर रहे हैं, तो वो भी आपका पढ़ाई में ही जाता है टाइम, वो उसी में कैलकुलेट होगा, ठीक है। सो प्लीज़ बी एक्टिवली प्रेजेंट वाइल यू आर स्टडिंग, अदरवाइज एक पैसिव मूड के साथ पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है जुडिशरी में। Next, give yourself a break, both mental as well as physical, whenever needed. Remember, you are a human being, not a machine. ठीक है, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज पोस्ट कोविड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ हम सबको पता चली है, इवन दो वी आर बैक टू द होल नॉर्मल रूटीन, बट स्टिल एक चीज़ का वैल्यू, लाइफ की वैल्यू हमें पता चली, हमें पता चला कि हमारी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें मेंटली हेल्दी होना कितना इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ नो दैट यूर अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, पैनिक करके कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। सो इफ़ यू फील लाइक कि यार आज मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ या एग्जॉस्ट हो गई हूँ, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, डज नॉट मैटर, एंड आफ्टर यू आर डन विद योर ब्रेक यू आर मेंटली वेरी फ्रेश, hop on to the studies again, ठीक है। So give yourself a break whenever needed and then resume your preparations from the very point जहाँ पे आपने उसे छोड़ा था। Thank you and best wishes and good luck from Judiciary Point to all of you guys, and we'll come back to you bringing in something new, something fresh, something which is going on currently around the world. And have a great day.